मैंने लॉटरी में 10 मिलियन जीते, लेकिन वो नकली थी। कंपनी की हॉलिडे पार्टी में सबको एक मजाकिया स्क्रैच ऑफ टिकट मिला। हर टिकट पर $100 मिलियन जीतने का इनाम था। मुझे वो बोरिंग लगा, इसलिए मैंने उसे स्क्रैच नहीं किया, बस घर ले आया। लेकिन जब मैं नहाकर बाहर निकला तो देखा कि वो स्क्रैच ऑफ टिकट गायब था और मेरी पत्नी जेसिका के चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही थी। मैं उसे बताने ही वाला था कि वो लॉटरी टिकट नकली है। तभी मेरी सास कैरन अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। जेसिका, इसे तुरंत तलाक दे दो। जेसिका, एवा, मैंने हमेशा कहा था कि ये निकम्मा तुम्हारे लायक नहीं है। अब तो तुम खुद करोड़ों की मालकिन बन गई हो। दुनिया में तुम्हारे लिए चुनने को एक से बढ़कर एक अच्छे मर्द मौजूद है। जेसिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। ठीक है मां, मैंने पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम कल ही जाएंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर भोलापन झलक रहा था। तुम ये तो नहीं कहने वाले कि वो स्क्रैच ऑफ टिकट तुम्हारा है ना? मैंने पहले ही चेक कर लिया है, सारे स्क्रैच ऑफ खाली है। नियम यह है कि जिसके पास वो टिकट है उसी का उस पर हक है। कैरन ठीक उसके पीछे खड़ी थी। बिल्कुल सही, तुम निकम्मे, अब तुम मेरी बेटी के लायक नहीं रहे। मेरा दिल एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने मुड़कर वो तोहफा एक तरफ रख दिया जो मैंने उसे अपने $1 मिलियन के साल के आखिर वाले बोनस से खरीद कर दिया था। और उसे लगता है कि मैं उसके लायक नहीं हूं। उसे इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलेगी। सुना तुमने? अपना सारा सामान बांधो और निकल जाओ। तुम कोई बच्चे नहीं हो, एक बड़े आदमी हो। तलाक के बाद तुम इस घर में चिपके तो नहीं रहोगे, है ना? कैरन ने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। उसके चेहरे पर अपनी जीत का घमंड साफ झलक रहा था। हां, अब मेरी बेटी के पास पैसा है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। तुम्हारे साथ इतने साल तक तकलीफें उठाने के बाद थोड़ा बहुत मुआवजा मांगना मानसिक तकलीफों के लिए ये तो बिल्कुल ही आम बात है। मैं वही जमसा गया और जेसिका की तरफ देखता रहा। मुझे कुछ भी समझकर जवाब देने में थोड़ा वक्त लगा। क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? जेसिका ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ साफ नफरत झलक रही थी। बिल्कुल सही, तुमसे शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैंने एक भी हर्म्स का बैग तक इस्तेमाल नहीं किया। तुम किस काम के हो? तुमने मुझे कभी कोई अच्छी जिंदगी तो दी ही नहीं। अब जब मेरे पास पैसा है और मैं तलाक चाहती हूं, तो क्या यही तुम भी नहीं चाहते थे? मुझे अचानक खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। शादी के 5 साल तक मैंने अपनी पूरी $50,000 की मासिक सैलरी बिना किसी चूक के उसके हवाले कर दी। यहां तक कि शादी के बाद हमने जो घर और गाड़ी खरीदी थी, वे भी सिर्फ उसी के नाम पर थे। हालांकि मैंने उसे जो बैग दिए थे, वे हर्म्स के नहीं थे। उनकी कीमत हर्म्स के बैग से कई गुना ज्यादा थी। और फिर भी मुझे चुप देखकर वो कहती रही कि मैंने उसे कभी अच्छी जिंदगी नहीं दी। कैरेन को लगा कि मैं मना कर रहा हूं और वो तुरंत भड़क उठी। तुम मेरी बेटी का लॉटरी टिकट चुराने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? वो मेरी बेटी का पैसा है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करती हूं, और अब तुम मेरी बेटी के पैसे पर बुरी नजर डाल रहे हो। बेशर्म, बाहर के सभी लोग कहते हैं कि जेसिका ने एक मुफ्तखोर से शादी कर ली है। मुझे लगता है कि वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। जेसिका ने पलटकर कहा, मां, बस करो। यह पहले ही काफी शर्मनाक हो चुका है। जब हमारा तलाक हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। उन्हें यह नहीं पता था कि कंपनी ने पहले ही मुझे जनरल मैनेजर के पद पर प्रमोट करने का फैसला कर लिया था, जिसमें मुझे कंपनी के 5% शेयर भी मिलने वाले थे। अगर यह घटना न हुई होती तो जेसिका आज एक अमीर आदमी की पत्नी होती, लेकिन अब उसकी किस्मत में वो दौलत नहीं रही। मैंने उनकी तरफ व्यंग्य भरी नजरों से देखा और ठंडे लहजे में कहा, वो स्क्रैच ऑफ टिकट कंपनी की पार्टी में मुझे मिला था। मेरे सभी सहकर्मी इस बात की गवाही दे सकते हैं। जेसिका ने तुरंत अपनी जेब बचाई और मुझे लात मारते हुए कहा, माइकल,
क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? क्या तुम में थोड़ी भी इज्जत नहीं बची है? स्क्रैच ऑफ टिकट बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जिसके पास वे होते हैं, पैसा उसी का होता है। ठीक उसी समय बाहर से अचानक एक आदमी अंदर भागा भागा आया। उसने बड़े उत्साह से जेसिका को गोद में उठा लिया और पूछा, जेस, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में 10 करोड़ रुपए जीते हैं? वो आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त ब्रैंडन मिलर था। जब मैं जेसिका के पीछे पड़ा था तो उसने मुझे बहुत सारी सलाह दी थी, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अब वो जेसिका को ठीक मेरे सामने अपनी बाहों में लिए खड़ा होगा। और ये जानने के बाद कि जब जेसिका जीती तो उसका पहला काम ये खुशखबरी उसके साथ बांटना था। उनका रिश्ता अब साफ जाहिर था। जेसिका ने भी अब कोई दिखावा नहीं किया। उसने बड़े प्यार से अपने हाथ ब्रैंडन की गर्दन में डाल दिए। ये सच है ब्रैंडन, अब से मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? मुझे लगता है कि तुमने आज मुझे जो किस किया उसी की वजह से मेरी किस्मत चमकी और मैं जीत गई। तो इस इनाम की रकम का कुछ हिस्सा सही हक से तुम्हारा भी बनता है। मेरा सिर चकरा गया। वो स्क्रैच ऑफ टिकट मुझसे लिया गया था। मेरी जीत का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ब्रैंडन को, जिसके साथ उसने मुझे धोखा दिया था, सिर्फ उसके साथ अंतरंग होने के लिए इनाम का हिस्सा मिल रहा था। ये सब देखकर मुझे सचमुच बहुत बुरा लगा और जी मिचलाने लगा। मुझे याद आया, जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो आवारा बिल्लियों को खाना खिला रही थी। उसकी वो दयालुता और मासूमियत मुझे बहुत पसंद आई थी। इसीलिए मैं 3 साल तक उसके पीछे पड़ा रहा। मुझे उसकी आंखें खास तौर पर बहुत पसंद थी। मुझे कुछ साल पहले का वो समय याद आया जब कंपनी का कामधंधा मंदा चल रहा था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता था कि मैं अपने साल के आखिर में मिलने वाले बोनस से उसके लिए कोई तोहफा नहीं खरीद पाता था। अब आखिरकार हमने वो मुश्किल दौर पार कर लिया था। कंपनी ने मुझे $10 मिलियन का बोनस दिया था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नकली लॉटरी टिकट मुझे ये दिखा देगा कि मेरी सारी कोशिशें कितनी बेतुकी और बेकार थी। मैंने गहरी सांस ली। तलाक ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे का क्या होगा? तभी अचानक जेसिका ने अपना मुंह ढक लिया और बाथरूम की तरफ भागी। उसके पीछे पीछे उल्टी करने की आवाजें आने लगी। कैरन भी तुरंत उसके पीछे पीछे गई। लानत है, ये तुम्हारे पेट में पल रहा वही कमीना बच्चा है। जब वो वापस मेरे पास आई तो उसने मुझे झटक कर दूर हटा दिया। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। तुम जैसे हारे हुए बेकार लोग बहुत घिनौने होते हो। ये कमीना बच्चा भी बहुत घिनौना है। जब जेसिका उल्टी कर चुकी तो उसने बड़े ही घिनौने अंदाज में अपने पेट की तरफ देखा। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जब मैंने उसे ऐसा कहते सुना तो मुझे सचमुच थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि मुझे उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि तलाक के बाद अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन निकालकर सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हुए अपना माथा सिकोड़ा। भले ही 3 महीने हो गए हों, लेकिन मैं इसे अपने पेट से निकाल फेंकूंगी। मैं, जो अब करोड़ों की मालकिन हूं, भला इस हारे हुए बेकार आदमी के बच्चे को क्यों पालूं? है ना कैरन? इससे छुटकारा पालो। अब हमारे पास पैसे हैं, हम बाद में जितने चाहे उतने बच्चे पैदा कर सकते हैं। मैंने गुस्सा होने का नाटक किया। तुमने हमारी शादी के दौरान ब्रैंडन के साथ धोखा किया। क्या तुम्हें खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए? वो तुरंत भड़क उठी। माइकल, क्या तुम सच में एक मर्द हो? तुमने मुझे शादी में साफ तौर पर काफी सुरक्षा नहीं दी, इसीलिए मुझे ब्रैंडन पसंद आया। गलती तुम्हारी है, तुम्हें खाली हाथ निकलना चाहिए। ब्रैंडन ने यह सुना और धीरे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गले लगा लिया। जेस, असल में यह बच्चा मेरा हो सकता है। याद है, पिछले महीने जब माइकल बिजनेस ट्रिप पर था तो हमारे बीच कई बार संबंध बने थे। यहीं पर क्यों ना हम डीएनए टेस्ट करवा लें? अगर यह बच्चा मेरा निकला तो हम तुरंत शादी कर लेंगे, ठीक है? पिछले महीने मुझे अचानक याद आया
उस रात जब मैंने जेसिका को वीडियो कॉल किया था तो वो पसीने से लथपथ थी और हाफ रही थी। उसने कहा था कि वो कसरत कर रही है, तो उसका मतलब इसी तरह की कसरत से था। ये बात मुझे अब जाकर समझ आई। मेरा अच्छा दोस्त ब्रैंडन मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ सो रहा था। मुझे चुप देखकर जेसिका को डर लगा कि शायद मैं राजी न हूं, इसलिए वो चीख पड़ी, माइकल, ये फैसला तुम्हारा नहीं है। अगर तुम तलाक के लिए राजी हो जाते हो तो मैं शायद थोड़ी रियायत बरतूं और तुम्हें घर दे दूं। ये सुनकर मैंने दुखी होने का नाटक किया और सिर हिला दिया। ठीक है, मैं घर ले लूंगा। चलो अभी तलाक लेते हैं। मेरी बात सुनकर जेसिका बहुत तेजी से चलने लगी। उसे डर था कि कहीं मैं अचानक अपना मन न बदल लूं। कोर्ट हाउस के क्लर्क ने कागजों का एक पुलिंदा हमारे हवाले किया। क्या आप दोनों संपत्ति के बंटवारे पर राजी हो गए हैं? जेसिका ने पेन उठाया और तेजी से लिख दिया, घर माइकल को मिलेगा। बचत के पैसों को बांटने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस बेचारे के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। हमारे बगल में खड़ी कैरेन ने मजाक उड़ाते हुए सिर हिलाया। तलाक से मुफ्त में घर मिल गया। माइकल, तुम सच में कमाल के हो। मैंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही दोनों पार्टियों ने दस्तखत किए, मैंने बिना किसी भाव के दस्तखत कर दिए। जेसिका ने राहत की गहरी सांस ली। उसने ब्रैंडन को गले लगाया और अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। कैरेन अचानक मेरी तरफ मुड़ी। हमें अभी तक तलाक का सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तुम्हें भी साथ चलना होगा। अगर दस्तखतों की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बिना किसी शर्त के दस्तखत करने होंगे, वरना मेरी बेटी कभी भी घर वापस ले लेगी। मैंने अपनी नफरत को दबाया और आखिर में मान गया। मुझे अभी भी जेसिका की बेवफाई का और पक्का सबूत चाहिए था। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी और अपना चश्मा ऊपर किया। नॉन इन्वेसिव, बिना चीरफाड़ वाले। पैटर्निटी टेस्ट में आमतौर पर 7 कामकाजी दिन लगते हैं। अगर आप जल्दी वाली सर्विस के लिए पैसे देते हैं तो आपको 2 दिनों में नतीजे मिल सकते हैं। जेसिका झट से बोली, मेरे पास अब बहुत पैसे हैं। अभी तुरंत जल्दी वाली सर्विस चाहिए। अगर बच्चा माइकल का निकला तो अभी के अभी अबॉर्शन का इंतजाम करो। हॉलवे से एक आवाज आई। मेरी मां अपनी मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लिए हाफते हुए दौड़ती हुई आई। जेस, तुम मेरे पोते नाती का अबॉर्शन करवाना चाहती हो? मुझे अभी याद आया कि वो आज चेकअप के लिए अस्पताल में ही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमें यहां मिल जाएगी। जेसिका ने ताना मारा, तुम्हारे बेटे और मेरे बीच तलाक हो चुका है। मैं अबॉर्शन करवाऊं या नहीं, ये मेरा फैसला है। इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। मां तेजी से आगे बढ़ी और जेसिका का हाथ पकड़ लिया। क्या माइकल ने तुम्हें परेशान किया? मां को बताओ। जेसिका ने जोर से धक्का दिया। क्या मां? अब तुम मेरी मां नहीं हो। अब जब तुम्हें पता चला है कि मेरे पास पैसे हैं तो तुम नाटक कर रही हो। हाँ, तुम में से कोई भी मुझ पर बोझ बनकर नहीं रह सकता। मां कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गई। अचानक उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। मां, मैंने जल्दी से उन्हें सहारा दिया। सब ठीक है। अगर वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो उसे करने दो, मैं इसे संभालूंगा। मां मेरी बाहों में कांप रही थी। उनके होंठ नीले पड़ने लगे थे। नहीं, नहीं, अबॉर्शन मत करवाओ। कैरेन ने मेरी मां की तरफ इशारा किया और गाली दी, बुढ़िया, भले ही तुम यहीं मर जाओ। मेरी बेटी तुम्हारे किसी काम के नकारे बेटे के साथ नहीं रहेगी। वैसे भी मेरी बेटी के पेट में पल रहा बच्चा शायद तुम्हारे बेटे का हो भी ना। यह सुनकर मां के चेहरे पर और भी ज्यादा तकलीफ झलकने लगी। मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये स्ट्रोक के लक्षण थे। मैंने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, मेरी मां को स्ट्रोक आ गया है, कोई जल्दी आओ। ब्रैंडन बस मजाक उड़ाते हुए हंसा। इन पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। इन्हें अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे पास पैसा है और ये तुमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। तलाक से पहले तुम इतने घटिया हथकंडे अपना रही हो। यह सुनकर जेसिका ने मेरी तरफ मजाक उड़ाते हुए देखा।
तुम्हारी मां नाटक कर रही है। वैसे भी मैंने ज्यादा जोर नहीं लगाया था। अगर वो सच में मर भी जाती है तो ये मेरा मसला नहीं है। मैं सन्न रह गया। मेरी मां आमतौर पर उसके साथ अपने सगे बेटे से भी ज्यादा अच्छा बर्ताव करती थी। न सिर्फ दिन में 3 बार उसके खाने पीने का ध्यान रखती थी, बल्कि उसे छुट्टियों पर भेजने के लिए अपनी रिटायरमेंट की जमा पूंजी भी दे देती थी। जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने तुरंत उसके लिए 100 ग्राम सोने के गहने खरीदे। लेकिन अब वो इतनी बेहुदा बातें कह सकती थी। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो ब्रैंडन और कैरेन के साथ जल्दी से वहां से चली गई। मैंने अब उस पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं तुरंत अपनी मां को इमरजेंसी रूम ले गया। आधे घंटे बाद मैंने ब्रैंडन की सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट देखी। उस वीडियो में जेसिका और ब्रैंडन शहर के सबसे महंगे बार में एक दूसरे को किस कर रहे थे। वे जोर जोर से चिल्लाकर सबको ड्रिंक्स पिला रहे थे। उस बार में खाने पीने का खर्च बिल्कुल भी सस्ता नहीं था, कम से कम $20,000 प्रति व्यक्ति। मैंने व्यंग्य से हंसते हुए तुरंत परिवार के सभी क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट लिमिट्स बंद कर दिए जो मैंने जेसिका के लिए खुलवाए थे। और हुआ भी वही। कुछ ही घंटों बाद जेसिका ने मुझे गुस्से में फोन किया। माइकल, तुमने मेरे कार्ड्स क्यों कैंसिल कर दिए? अभी यहां आओ और बिल चुकाओ। मैं अविश्वास से हंस पड़ा। हमारा तलाक हो रहा है और तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिल भरूं? जेसिका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा दिमाग मर चुका है? वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, मैं तुम्हें कल पैसे लौटा दूंगी जब मैं टिकट कैश करवा लूंगी। ये तो बस 5,000,000 है। क्या तुम सच में इतनी छोटी सोच वाली बनोगी? इस पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। क्या उसे सच में लगता है कि मैं अब भी उसे पहले की तरह लाड़ प्यार दूंगा? क्या उसे सच में लगता है कि वो सारा पैसा उसका है? फोन काटने के बाद मैंने एक और कॉल किया। हेलो डिटेक्टिव विल्सन, मेरे पास आपके लिए एक केस है। अगली सुबह मैं मां के बिस्तर के पास ही बैठा रहा। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो अब भी बेहोश थी। हालात काफी खराब थे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें मानसिक आघात और शारीरिक चोट लगी है। उन्हें ठीक होने और होश में आने के लिए अच्छे आराम की जरूरत है। मैंने सिर हिलाया और नाश्ता लेने बाहर चला गया और वहां मैंने देखा जेसिका और उसके साथियों को। मुझे तभी याद आया कि अस्पताल लॉटरी ऑफिस के काफी करीब था। उन्होंने मुझे देखा और रुक गए। जेसिका ने मेरी तरफ नाराजगी भरी नजरों से देखा। 5,000,000 की बात है और तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया? तुम सच में कमाल के इंसान हो। तुमने सबके सामने मुझसे बार का उधार चुकाने का वादा लिखवाया। कहा था कि टिकट कैश होते ही आज पैसे चुका दोगे। मैं यकीनन तुमसे इसका हिसाब बराबर करूंगी। उसके साथ कई और लड़कियां भी थी। वे सब बहुत ज्यादा मेकअप लगाए हुए थी। मैंने जेसिका से कहा था कि वो उन लड़कियों से दूर रहे, लेकिन लगता है वो चुपके चुपके उनके संपर्क में थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा बड़ी बेरुखी से। सुना है तुम्हारी मां को स्ट्रोक आया है और वो अस्पताल में है। वहां एक दिन का ही हजारों का खर्च आता है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बस उन्हें घर ले जाकर मरने के लिए छोड़ दो। जरा इसका उतरा हुआ चेहरा तो देखो। लगता है यहां भीख मांगने आया है। बस रहम की भीख मांग रहा है। अपनी मां को बचाने के लिए दान दक्षिणा चाह रहा है। पर तुम पिघलना मत। ये लूजर और इसका परिवार तो बस मर ही जाए तो अच्छा है। ब्रैंडन ने जेसिका की कमर में हाथ डाला और कहा, चलो हम जाकर टिकट कैश करवा लेते हैं। एक बार पैसे हाथ में आ जाए तो हम इस लूजर से धीरे धीरे सारा हिसाब बराबर कर लेंगे। टिकट कैश करवाने की बात सुनते ही जेसिका की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, माइकल, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि 100,000,000 की क्या ताकत होती है। लगता है ये तुम्हें जलन से मार डालेगा।
कैरेन भी इतराते हुए उसके पीछे पीछे आई और बोली, बिल्कुल सही कहा, हमें यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम तो बस माहौल खराब करती हो। कैरेन ने नाक सिकोड़ी, अपने नकली फर वाले कोट को ठीक करते हुए, जो अब काफी पुराना हो चुका था। वो बोली, चलो प्यारी, चलो जाकर वो ले आते हैं जो हमारा है। मैंने उन्हें इतराते हुए लिफ्ट की तरफ जाते देखा। भ्रम और लालच से भरा एक अजीबोगरीब झुंड, जेसिका, ब्रैंडन, कैरेन और उनके परजीवी दोस्तों की टोली। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी राज्याभिषेक समारोह में जा रहे हों। लेकिन असल में वे खुद को एक जानलेवा मुसीबत में झोंकने जा रहे थे। मैंने उन्हें नहीं रोका। मैं क्यों रोकती? मैंने कैंटीन से एक कॉफी और एक बैगेल खरीदा और अपनी मां के कमरे में लौट आई। वो अभी भी सो रही थी। कमरे में बस मॉनिटर की लगातार बीप बीप की आवाज ही गूंज रही थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया और उनकी छाती के धीरे धीरे ऊपर नीचे होने को देखती रही। तुम ठीक हो जाओगी मां, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और तुम्हें इंसाफ भी जरूर मिलेगा। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह कंपनी में मेरे असिस्टेंट का मैसेज था। बॉस, क्या आपने ग्रुप चैट देखी? हर कोई उन मजाकिया लॉटरी टिकटों के बारे में पूछ रहा है। लगता है आज सुबह किसी ने एक टिकट को गैस स्टेशन पर भुनाने की कोशिश की थी और वहां मौजूद लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। मैं मुस्कुरा दी। वे लॉटरी टिकट असल में बहुत ही उम्दा प्रिंटिंग वाले थे। ये कंपनी की अरबों डॉलर का साल थीम वाली पार्टी के लिए तैयार किए गए मजाकिया तोहफों का ही एक हिस्सा थे। टिकट के पीछे बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखा था, कीमत, एक हाई फाइव और थोड़ा सा हास्यबोध। ये कोई कानूनी मुद्रा नहीं है। जेसिका ने टिकट का पिछला हिस्सा खुरचकर नहीं देखा था। उसने तो बस टिकट के अगले हिस्से पर लिखे 10 करोड़ डॉलर का विजेता शब्द देखे और खुशी के मारे अपना आपा ही खो बैठी। 1 घंटे बाद मेरा फोन फिर से बजा। ये किसी लोकल नंबर से आया फोन था जिसे मैं पहचानती नहीं थी। मैंने फोन नहीं उठाया और उसे सीधे वॉइसमेल पर जाने दिया। फिर फोन दोबारा बजा और फिर से। आखिरकार मैंने फोन उठा ही लिया। माइकल, ये जेसिका थी, लेकिन अब उसमें वो घमंड नहीं था। उसकी आवाज तीखी, घबराई हुई थी और उसमें एक ऐसी हिस्टीरिया वाली थरथराहट थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। माइकल, लॉटरी सेंटर आओ। अभी? क्यों? मैंने शांति से पूछा, कॉफी का एक घूंट लेते हुए। क्या तुम अपने लाखों गिनने में व्यस्त हो? उन्होंने उन्होंने पुलिस को बुला लिया है, वो चीखी। उन्होंने कहा कि मैं धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही हूं। उन्होंने कहा कि टिकट नकली है। तुम्हें पता था, है ना? कमीने, तुम्हें पता था। बेशक मुझे पता था। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कल रात बताने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हें आज सुबह भी बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम अपने तलाक की योजना बनाने और मेरी मां का अपमान करने में बहुत व्यस्त थे। तुमने मुझे फंसाया। अब वो सिसक रही थी। ब्रैंडन के हाथों में हथकड़ियां है। उन्हें लगता है कि हमने टिकट नकली बनाया है। तुम्हें आकर समझाना होगा। उन्हें बताओ कि ये एक मजाक था। उन्हें बताओ। माफ करना जेसिका, मैंने कहा। मेरी आवाज में ठंडक थी। मैं अपनी मरती हुई मां को घर लाने में व्यस्त हूं। याद है? क्योंकि मैं अस्पताल के बिल नहीं चुका सकता। मैंने फोन काट दिया। मैं लॉटरी सेंटर नहीं गया, लेकिन मुझे उसके बारे में पता चल गया। यह स्थानीय खबरों में आ गया था। नकली लॉटरी टिकट के साथ धोखाधड़ी की कोशिश के आरोप में एक जोड़े को गिरफ्तार किया गया। जेसिका का क्लर्क पर चिल्लाने का और ब्रैंडन का सुरक्षा गार्ड से लड़ने की कोशिश करने का सुरक्षा फुटेज स्थानीय स्तर पर वायरल हो गया। उन्हें कुछ घंटों बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी बेइज्जती पूरी तरह से हो चुकी थी। जिस बार में उसने $20,000 का बिल जमा कर लिया था, वो अब कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहा था। उसके दोस्त, वही लोग जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, जैसे ही हथकड़ियां लगी, हवा में गायब हो गए और फिर बस खामोशी थी। 2 दिनों तक
मुझे जेसिका की कोई खबर नहीं मिली। मैंने अपना समय अस्पताल और दफ्तर में बिताया। मेरे प्रमोशन की आधिकारिक घोषणा हो गई थी। जनरल मैनेजर, एक नया कॉर्नर ऑफिस, वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी और स्टॉक ऑप्शंस। मेरी जिंदगी ठीक वैसे ही उड़ान भर रही थी जैसे उसकी जिंदगी किसी पहाड़ से टकराकर चकनाचूर हो रही थी। तीसरे दिन मां की आंख खुली। वो कमजोर थी, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो जिंदा थी। माइकल, उसने फुसफुसाते हुए मेरा हाथ जोर से दबाया। जेसिका, जेसिका कहाँ है? वो चली गई मां, मैंने धीरे से कहा। हमारा तलाक हो गया है। मां ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंख से एक आंसू छलक पड़ा। वो बहुत जालिम थी, मुझे पता है, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। हम ठीक हो जाएंगे। उस शाम मैं घर वापस गया। मेरा घर, जो अब तलाक के उस समझौते के तहत कानूनी तौर पर मेरा था, जिस पर उसने इतनी बेसब्री से दस्तखत किए थे। घर का बुरा हाल था। लॉटरी सेंटर जाने से पहले उसने घर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। कपड़े हर जगह बिखरे थे, टूटे हुए बर्तन पड़े थे और शीशे पर लिपस्टिक के निशान थे। बाथरूम के शीशे पर लाल रंग से लूजर लूजर लिखा हुआ था। मैंने एक सफाई सर्विस को बुलाया। सब कुछ बाहर फेंक दो, मैंने उनसे कहा। जो कुछ भी मेरा नहीं है उसे हटा दो। जब मैं सफाई के काम की देखरेख कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जेसिका खड़ी थी। वो किसी भूत जैसी लग रही थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बाल बिखरे हुए, और उसने स्वेट पैंट पहने हुए थे। ब्रैंडन उसके साथ नहीं था। कैरन भी उसके साथ नहीं थी। माइकल, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? नहीं, मैंने दरवाजे के रास्ते में खड़े होकर कहा। प्लीज, उसने दबी आवाज में कहा। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। बार के कर्ज की वजह से मेरी मां ने मुझे घर से निकाल दिया है। ब्रैंडन ब्रैंडन मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा कि मैंने उसकी बेइज्जती की। और मैं प्रेग्नेंट हूं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। माइकल, डीएनए टेस्ट, हमारे पास अभी तक उसके नतीजे नहीं आए हैं। हो सकता है कि बच्चा तुम्हारा ही हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा सड़कों पर पले बढ़े? मैं हंसा। वो एक सूखी, बेमजा हंसी थी। जेसिका, 3 दिन पहले तुम अबॉर्शन करवाने की सोच रही थी, क्योंकि तुम किसी लूजर का बच्चा नहीं चाहती थी। और अब अचानक ये एक कीमती जान बन गई है। मैं उलझन में था। बात पैसे की थी। इस सब ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। हम इसे ठीक कर सकते हैं। तुम्हारे पास अभी भी नौकरी है ना? हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मैं अब अच्छी बनूंगी, वादा करती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने उस औरत की तरफ देखा जिससे मैंने 5 साल तक प्यार किया था, जिसके लिए मैंने दिन रात एक करके मेहनत की थी। और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। न कोई गुस्सा, न कोई टीस, बस बेपरवाही। मेरे पास नौकरी है, मैंने कहा। बल्कि मेरे पास अब उससे भी बेहतर नौकरी है, जनरल मैनेजर की। 5% इक्विटी। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में फिर से लालच की चमक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत ही उसे छिपा लिया। देखा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम कामयाब हो, और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। पूर्व पत्नी, मैंने उसे ठीक करते हुए कहा। और जहां तक बच्चे की बात है, मैंने अपनी जेब से कागज का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकाला। मैं उस दिन पहले ही क्लिनिक होकर आया था। जब आपके पास पैसे हो तो एक्सपेडाइटेड सर्विस, जल्दी काम करवाने की सुविधा, बहुत काम की चीज होती है। नतीजे आज सुबह ही आ गए थे। मैंने वो कागज उसे थमा दिया। उसने झट से कागज छीन लिया और बेसब्री से उसकी लाइनें पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। एक्सक्लूजन, अस्वीकृति, पिता होने की संभावना 0%।
ये बच्चा ब्रैंडन का है, मैंने कहा। जाओ, उसे ढूंढो, शायद वो तुम्हें अपना ले। नहीं, उसने कागज को मरोड़कर फेंक दिया। ये गलत है, माइकल, प्लीज। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बार वाले मुझ पर केस कर रहे हैं। मेरे क्रेडिट कार्ड भी कैंसिल हो चुके हैं। तुमने ही तो तलाक के कागजों पर दस्तखत किए थे, मैंने पीछे हटते हुए कहा। तुमने ही मुझे ये घर दिया था। तुम एक साफ सुथरा ब्रेक, पूरी तरह से अलग होना चाहती थी। तुम्हें वही मिला। मैंने दरवाजा बंद करना शुरू किया। माइकल, वो चीखी और दरवाजे से लिपट गई। मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। अलविदा, जेसिका। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और डेड बोल्ट लगा दिया। मैं 10 मिनट तक उसे बरामदे में सिसकते हुए सुनता रहा। फिर आखिरकार वह चली गई। 6 महीने बीत गए। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नई नौकरी में मेहनत तो बहुत थी, लेकिन उसका फल भी अच्छा मिला। मैंने मां को एक खास रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया, जहां उनकी बहुत अच्छी देखभाल हुई। वो फिर से चलने फिरने लगी थी, सबसे आम बातचीत करने लगी थी, और वहां रहने वाले दूसरे लोगों से उनकी दोस्ती भी हो गई थी। मैंने अपना पुराना घर बेच दिया। उस घर से बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी थी। मैंने शहर के बीचों बीच एक अपार्टमेंट खरीदा, जहां से पूरे शहर की रोशनियां दिखाई देती थी। ये एक बैचलर पैड था, एकदम शानदार और मॉडर्न। मैंने फिर से डेटिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे, सावधानी से। मैं सारा नाम की एक महिला से मिला, जो एक पीडियाट्रिक नर्स थी और जिसने मेरी मां की बीमारी के पहले हफ्ते में उनकी देखभाल की थी। वो दयालु, जमीन से जुड़ी हुई और मजेदार थी। हमारी पहली डेट पर हमने बिल आधा आधा बांट लिया। दूसरी डेट पर हम पार्क में घूमे और आइसक्रीम खाई। ये सादा था, ये सच्चा था। एक दोपहर मैं एक क्लाइंट के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था। तभी मैंने एक जानी पहचानी शक्ल को टेबल साफ करते देखा। वो ब्रैंडन था। वो बहुत बुरा दिख रहा था। उसका वजन कम हो गया था और उसके गाल पर चोट का निशान था। उसने मुझे मेरे सिलवाए हुए सूट में देखा, मेरी कलाई पर महंगी घड़ी देखी और गंदे बर्तनों की ट्रे पकड़े हुए वहीं जम गया। मैंने उसे सिर हिलाकर नमस्ते किया, बस हल्का सा सिर झुकाया। उसने नीचे देखा। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी से किचन में वापस चला गया। बाद में मुझे लोगों से पता चला कि जेसिका का हाल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं था। बार ने उस पर मुकदमा कर दिया था और रिटेल में काम करके वो जो भी कमाई करती थी, उसे जब्त कर लिया जाता था। वो कैरन के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी और जैसा मैंने सुना, उनकी चीखने चिल्लाने की लड़ाइयां पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। उसने बच्चे को रख लिया, एक लड़का। वो कभी कभी उसकी तस्वीरें पोस्ट करती है, साथ में कैप्शन लिखती है, मेरा छोटा राजकुमार। लेकिन बैकग्राउंड हमेशा बिखरा हुआ और धुंधला होता है। ब्रैंडन का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आखिरी मुलाकात 1 साल बाद मैं अपनी कंपनी द्वारा आयोजित एक चैरिटी गाला में था। सारा मेरे साथ थी। नीली ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मां भी वही थी, एक टेबल पर बैठी सीईओ की पत्नी के साथ हंस रही थी। मैं ताजी हवा लेने के लिए बालकनी में चला गया। माइकल, मैं पीछे मुड़ा। सर्विस एंट्रेंस के पास खड़ी, केटरिंग की यूनिफॉर्म पहने जेसिका थी। वो ज्यादा उम्र की लग रही थी। उसकी आंखों के आसपास थकान की लकीरें थी। उसके हाथ लाल और फटे हुए थे। जेसिका, मैंने कहा, ऐसा लगा जैसे मैं किसी अजनबी का नाम ले रहा हूं। तुम अच्छे लग रहे हो, उसने धीरे से कहा, खाली शैंपेन के गिलासों की ट्रे पकड़े हुए। मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। धन्यवाद। मैंने सब बिगाड़ दिया, माइकल, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं हर दिन इसके बारे में सोचती हूं। वो टिकट, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, जेसिका, मैंने रेलिंग का सहारा लेते हुए कहा।
उस टिकट ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। उसने तो बस ये दिखाया कि तुम असल में कौन थी। वो टिकट तो बस कागज का एक टुकड़ा था। वो लालच, वो बेरहमी, वो धोखा, वो सब तुम ही थी। वो सहम गई। क्या अंदर सारा है? वो अच्छी लग रही है। हाँ, वो है। वो बहुत अच्छी है। क्या उसे पता है? जेसिका ने कड़वाहट से पूछा। क्या उसे पता है कि तुम एक करोड़पति हो? मैं मुस्कुराया। नहीं, उसे लगता है कि मैं एक मिड लेवल मैनेजर हूं। उसे लगता है कि मैं होंडा चलाता हूं। और फिर भी वो मुझसे प्यार करती है। जेसिका मुझे घूरती रही। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। ये एहसास उसे किसी जोरदार चोट की तरह लगा। वो दौलत के भ्रम के पीछे भागी और प्यार की सच्चाई खो दी। सारा ने उस इंसान को चुना था और अब उसे पूरी दुनिया मिलेगी। मुझे काम पर वापस जाना है, जेसिका ने दबी आवाज में कहा। गुड लक, जेसिका। वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन रुक गई। माइकल, अगर अगर वो टिकट असली होता तो क्या तुम मेरे साथ रहते? मैंने इस बारे में सोचा। मैंने उस औरत के बारे में सोचा जिसने मेरी मरती हुई मां पर चिल्लाया था। मैंने उस बेवफाई के बारे में सोचा। अगर वो टिकट असली होता, मैंने ईमानदारी से कहा, तो तुम मुझे और भी जल्दी छोड़ देती और मैं तुम्हें जाने देता। उसने सिर हिलाया। उसकी गाल पर एक आंसू लुढ़क आया और वो वापस किचन में चली गई। मैं पार्टी की तरफ मुड़ गया। कांच के दरवाजों से मैंने सारा को मुझे ढूंढते हुए देखा। उसने मुझे देख लिया और मुस्कुराई। उसके चेहरे की चमक से पूरा कमरा रोशन हो गया। मैं वापस अंदर चला गया, उस ठंडी रात की हवा को पीछे छोड़ते हुए। आखिर मैंने लॉटरी जीत ही ली थी। बस ये किसी स्क्रैच ऑफ टिकट पर नहीं आया।